चलो, shall we go ahead? चलो बच्चों, shall we start? तो राइट डाउन चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 11 यूनिट 4, चैप्टर 11 यूनिट 4। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है, एकदम इजी। तो बेसिकली पहले समझते हैं कि व्हाट इज बोनस इशू। लिख सकते हो मेरे साथ आप लोग, व्हाट इज बोनस इशू। इट इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। It is a capitalization of profits. It is a capitalization of profits. दोस्तों कभी बोनस इशू के बारे में सुना है? क्या होता है बोनस इशू में? मतलब आपका क्या परसेप्शन है एज अ शेयर होल्डर, मतलब एज अ इन्वेस्टर। यानी मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और आपको बाद में बोनस शेयर्स मिले हैं, मतलब क्या समझते हो इसको? बोलिए। फ्री में शेयर्स मिल जाते हैं। मतलब मान लो अगर आपके पास 10,000 शेयर्स है किसी कंपनी के, और कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर हम दे देंगे, तो आपको 10,000 के बदले कितने शेयर्स और मिलेंगे? 10,000। और इस नए 10,000 शेयर्स के लिए आपको कुछ पे करना है क्या कंपनी को? नहीं, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर्स दे देती है। तो बोनस शेयर्स के लिए कोई मना करेगा क्या? फ्री में मिलती हुई हर चीज हमें एक्सेप्ट करने की आदत है। इज इट राइट और नॉट? एंड वी विल एक्सेप्ट इट। इज इट राइट? बट रियल में क्या ये फ्री में दिए गए हैं? ये डिस्कशन अभी आज हमें करना है इस लेक्चर में।
एंड उसके बाद इसका अकाउंटिंग कंपनी कैसे करती है, इसका अकाउंटिंग आप कैसे करोगे वो आप सीए इंटर में पढ़ोगे। बट कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोनस शेयर जब देती है तो बोनस शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स नए इशू किए जा रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं कंपनी को, बट बदले में डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे, बैंक। अगर शेयर सच में पब्लिक को इशू किए जाते हैं तो बैंक डेबिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। बट यहां पे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, बदले में कुछ पैसे भी नहीं ले रही है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेगी कंपनी, प्रॉफिट्स। आपने थोड़ा थोड़ा कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उसके हिसाब से बता तो दिया। तो बेसिकली बोनस शेयर्स मींस व्हाट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो आपका जो बैलेंस शीट होता है उसमें शेयर होल्डर्स फंड जो है, शेयर होल्डर्स फंड जो है वो दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला पार्ट होता है शेयर कैपिटल, पहला पार्ट होता है शेयर कैपिटल, एंड दूसरा पार्ट कौन सा होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, transferring these profits to share capital is called as a capitalization of profit and this is only called as a bonus issue। तो दोस्तों सिंपल है, बोनस शेयर इशू करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? डेबिट कौन सा होगा अकाउंट? कैन आई डेबिट बैंक अकाउंट? नो, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फॉर दिस शेयर्स। तो विच अकाउंट विल यू डेबिट? रिजर्व्स अकाउंट। बस अब सवाल यह है कि रिजर्व्स में ढेर सारी लिस्ट है, उसमें से कौन सा और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यही हमें इस टॉपिक में सीखना है। इज इट राइट? समझ में आ रहा है ना? तो रिजर्व डेबिट होगा, ये पक्का है, बट कौन सा रिजर्व, क्योंकि रिजर्व ढेर सारे हैं। पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, सीआरआर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो इसमें से कौन से रिजर्व से बोनस इशू किया जा सकता है, ठीक है ना? एंड व्हाट इज द मेन कंसेप्ट, वो अभी थोड़ी देर के लिए पहले समझेंगे। तो दोस्तों आपको याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ाते समय कि मैं कैश बिजनेस करता हूं, तो मैंने कंपनी ने कैपिटल इशू किया 100 रुपए का, तो बैंक में आ गए 100 रुपए। फिर इस 100 रुपए के हमने गुड्स खरीदे तो परचेसेस दिख गए कितने के, 100 रुपए के। फिर उन गुड्स को हमने बेचा 200 रुपए में, तो सेल हो गया 200 रुपए का, तो कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया 100 रुपए का। इज इट राइट? तो ये प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाएगा पी एंड एल में 100 रुपए, और बैंक में बैलेंस हो जाएगा 200 रुपए। क्या ये आपको एग्जांपल याद है ना? इज इट राइट? समझ में आया ना पूरा सीन? 100 रुपए इन्वेस्ट किए कंपनी में कैपिटल में, यानी कंपनी ने कैपिटल इशू कर दिया, तो बैंक में आ गए 100। फिर वो 100 रुपए से मैंने गुड्स खरीदे 100 रुपए में, तो हो गई इन्वेंट्री 100 रुपए की। फिर वो गुड्स हमने बेच दिए कितने में, 200 रुपए में, तो बैंक में आ गए 200 रुपए वापस, बैंक में आ गए 200 रुपए। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट हियर? हाँ, तो बैंक में 200 आ गए, लेकिन दोस्तों कैपिटल तो 100 का ही रह गया, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पी एंड एल क्लोज करना पड़ेगा ना। पी एंड एल क्लोज करके प्रॉफिट कितना दिखेगा, 100, और वो पी एंड एल का प्रॉफिट हम कहां पे दिखा देते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, पी एंड एल के हेडिंग में 100 रुपए। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अब ये 100 रुपए किसको पे करने हैं? शेयर होल्डर के लिए पे करने हैं, मतलब दिस इज अ लाइबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर। और ये है कहां पे 100 रुपए? राइट नाउ बैंक में है। तो अभी बैंक से 200 रुपए निकाल सकती है क्या कंपनी? मतलब शेयर होल्डर को 200 रुपए दे सकते हैं हम लोग? नो, ये 100 तो देने के लिए परमानेंटली ना बोला है, कंपनी जब बंद होगी तभी ये 100 रुपए लौटाने। अरे आर यू गेटिंग इट? तो क्या एटलीस्ट ये प्रॉफिट 100 रुपए का हम शेयर होल्डर्स के हाथ में बांट सकते हैं? यस। तो अगर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के हाथ में हमने कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इट इज कॉल्ड एज रिटर्न गिवन टू द शेयर होल्डर्स, इजंट इट? इट इज अ इनकम ऑफ ए शेयर होल्डर एंड विच वी कॉल इट एज डिविडेंड। तो जब आप कैश में प्रॉफिट बांटते हो इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। बट डिविडेंड का एक ड्रॉबैक है, क्या? जैसे ही डिविडेंड बांटा क्या एंट्री मारूंगा मैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 100 रुपीज 100 रुपीज, और ये एंट्री करते ही पी एंड एल का बैलेंस हो जाएगा 0 और बैंक बैलेंस घट के आ जाएगा 100 रुपए पे। यानी कंपनी का जो कैपिटल था, कंपनी में जो खुद के पैसे थे, वो डिविडेंड के कारण कम हुए। तो एक प्रूडेंट डायरेक्टर बॉडी डिविडेंड कब बांटेगी? जब कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है और वो पैसे वैसे भी यहाँ पे पड़े रहे हैं, तो ही कंपनी डिविडेंड बांटना पसंद करती है। आर यू गेटिंग इट?
शेयर होल्डर्स के, बट ये भी जरूरी है, डायरेक्टर लोगों को ये भी जरूरी है कि शेयर होल्डर्स को खुश करना है, अदरवाइज वो शेयर होल्डर्स फिर से इन लोगों को डायरेक्टर करके क्यों अपॉइंट करेंगे? क्योंकि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो शेयर होल्डर्स को भी खुश करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर लोगों की है कि नहीं? तो डायरेक्टर लोगों ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट करना होता है एंड बाद में शेयर होल्डर्स को वो मिलता है। यानी शेयर होल्डर्स खुद आके नहीं बोल सकते कि डिविडेंड बांटो करके। हाँ, ऑब्वियसली डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट किया होता है? शेयर होल्डर्स ने। तो शेयर होल्डर्स कैन प्रेशराइज डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर डिविडेंड्स, बट डायरेक्टर्स विल टेक द डिसीजन ऑफ डिविडेंड्स इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ में बोला है कि डायरेक्टर्स ने डिविडेंड का डिसीजन लेना है, बिकॉज डायरेक्टर्स आर दी पर्संस जो कंपनी के कोर में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, तो उनको पता है कि डिविडेंड आज हम बांट सकते कि नहीं बांट सकते। बट डिविडेंड बांटा तो पैसा कंपनी से बाहर जाता है, क्या सभी बच्चों को इतना समझ में आया है? तो डायरेक्टर लोग बहुत दुविधा में है कि शेयर होल्डर्स का प्रेशर भी है, ठीक है, शेयर होल्डर्स का प्रेशर भी है कि डिविडेंड चाहिए करके, कुछ तो दे दो यार। इतने दिनों से 100 रुपए लगा के बैठे, 1 साल हुआ, कंपनी से 1 रुपए का एक फूटी कौड़ी नहीं मिले, हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कंपनी अपना अपना बिजनेस कर रही है प्रॉफिट में, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना एज ए इन्वेस्टर। ये शेयर होल्डर का प्रेशर हमेशा डायरेक्टर लोगों के ऊपर बना रहता है। बट डायरेक्टर लोगों को पता है कि अगर अभी कंपनी से पैसे हमने बांट दिए तो कंपनी खराब परफॉर्म करेगी। तो क्या ऐसा कोई मीन्स है अपने पास जो शेयर होल्डर्स को भी खुश किया जाए और कंपनी से पैसे भी ना बाहर जाए? तो इसका आंसर है यस, इशू बोनस शेयर्स। नाउ व्हाट इज दिस बोनस शेयर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। ये 100 रुपए में जब डिविडेंड करके बांटता हूं तो मुझे सच में 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है। ये 100 रुपए किसको देने हैं? शेयर होल्डर्स को। तो क्या हम शेयर होल्डर्स को बिना बताए उनके ही प्रॉफिट से उनको शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चलेगा क्या? इसी को तो बोनस शेयर बोलते हैं। तो आप जो बोल रहे थे ना कि बोनस शेयर्स फ्री में मिलते हैं, वो एक क्या है, मिथ है। हाँ, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए वो बोल सकते हैं कि हाँ मुझे फ्री में शेयर्स मिल गए। बट रियलिटी में कंपनी में व्हाट इज गोइंग ऑन? रियलिटी में कंपनी क्या कर रही है, आपको ये जो 100 रुपए देने की लाइबिलिटी है ना, ये किस में कन्वर्ट कर रही है कंपनी? इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। मतलब कंपनी एंट्री क्या मारेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिना आपको पूछे। ऑब्वियसली रिजोल्यूशन विजोल्यूशन होगा, बराबर है ना? बोर्ड ये डिसीजन वगैरह कौन लेता है सब देखेंगे आप लोग, हम लोग लॉ में। आर यू गेटिंग दिस? रिजोल्यूशन वगैरह पास करना पड़ेगा, बट एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम कर दी जाएगी एंड कैपिटल बढ़ाया जाएगा। यानी शेयर होल्डर्स को बिना पूछे उनका ही पैसा कैपिटल में कन्वर्ट करो। मतलब जो लाइबिलिटी आपको नियर फ्यूचर में देनी पड़ रही थी वो आपने परमानेंट ब्लॉक कर दी, इसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। बट इसका इन्वेस्टर को भी फायदा होता है, क्यों? क्योंकि मान लो आप सब लोग हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, तो आप सभी को शेयर्स मिल जाएंगे, और आप नलायकों ने क्या करके रखा है? इस शेयर का बाजार बना के रखा है, मार्केट, बराबर है ना? तो अपने पास एक्स्ट्रा शेयर आते ही सब लोग क्या करना शुरू करेंगे? शेयर बेचना शुरू करेंगे। मेरा मेरा मतलब उतने ही पैसों में आप मेरे पास डबल शेयर हो गए ना, तो चलो लेट्स स्टार्ट सेलिंग इट। तो जैसे ही आप धड़ाधड़ सेल करते जाओगे, सेलर्स बढ़ेंगे मार्केट में, और बोनस शेयर्स के बाद मार्केट वैल्यू भी शेयर्स की नीचे आ जाती है फिर, क्योंकि सेलर ज्यादा हो जाते हैं, सप्लायर ज्यादा, बायर कम, प्राइस घटा के बेचेगा। राज बोलेगा कि मैं 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ, इमीडिएटली सुजल बोलेगा मेरे पास भी है बोनस शेयर्स, मैं 90 में देता हूँ, वो क्या 100 रुपए में दे रहा है, मैं तुम्हें 90 में देता हूँ, आओ मेरे पास। तो साइड वाला बोलेगा नहीं मैं 80 में देता हूँ। ऐसे करते करते एक प्राइस नीचे 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 आता जाता है। बोनस शेयर मिलने के बाद प्राइस मोस्टली नीचे, बट ये मार्केट है, जान दो, मार्केट की बात आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों क्या आपको बोनस शेयर समझ में आया? तो आप ही बता दो, क्या बोनस शेयर्स आपको फ्री में मिलते हैं? हाँ, वैसे देखा जाए तो अभी मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि फ्री में ही मिलता है, बट रियलिटी में हमारे प्रॉफिट से उन्होंने कैपिटलाइज किया है। तो व्हाट इज बोनस शेयर्स? इट इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आर यू गेटिंग दिस? सिंपली कंपनी क्या करने वाली है, आपके ये जो प्रॉफिट्स में फंड पड़े हुए हैं जो आपको एज ए डिविडेंड देने पड़ सकते हैं, वो कंपनी बोनस शेयर्स में कन्वर्ट करेगी, शेयर्स में कन्वर्ट करेगी। यानी कंपनी एंट्री क्या मारती है बोनस शेयर्स की? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज, देयर आर सो मेनी रिजर्व्स,
आउट ऑफ दोज रिजर्व्स मैं कौन से रिजर्व्स डेबिट करूं? तो मैं P&L पहले ही डेबिट करूं क्या? अरे भाई P&L एक ऐसा कूपन है जो हर मॉल में चलता है, अभी तो बोनस शेयर वाले मॉल में आए हैं ना, ऐसा कोई कूपन है क्या जो सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए चलता है? तो पहले CRR यूज करो, देखो आप कितने होशियार हो, आपको सब समझ में आता है। फिर ऐसा कोई दूसरा कूपन है क्या जो 5 जगह पे चलता है जिसमें बोनस का भी नाम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर वो यूज करो। फिर ऐसा कोई कूपन है क्या जिसको बांटने पे कोई पाबंदी है, जनरल रिजर्व, यूज इट। ऐसा कोई कूपन है क्या जो हर जगह पे चलता है, सबसे लास्ट में यूज करेंगे। हो गया टॉपिक। तो एंट्री क्या बनेगी? CRR पहले डेबिट करूंगा, जितना हो सके पहला उतना CRR को लूटूंगा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को लूटूंगा, फिर खत्म। तो एंट्री होगी CRR अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट डायरेक्ट एंट्री हो गई, इसमें बीच में एक अकाउंट डालना है हमें, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड लेटर ऑन बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके दो एस्पेक्ट्स है, एक है लीगल प्रोसीजर जो लॉ में बताया है, सेक्शन क्या प्रोसेस होता है बोनस शेयर्स का, कौन सा रिजोल्यूशन लगता है, बट हम लॉ पढ़ रहे हैं या अकाउंट्स? हाँ, तो लॉ को भगाना है क्योंकि CA इंटर में वापस ये सेक्शन आएगा। नहीं, मॉड्यूल में सब कुछ दिया है आपके, बट दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें पढ़ के जाऊंगा। सर MCQ आया तो, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आया तो उसके लिए एक बार गो थ्रू करेंगे हम लोग, बराबर है क्या? उसके लिए एक बार गो थ्रू करेंगे, बट रटने की जरूरत नहीं है। डू यू ऑल गेट दिस? आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है मोस्टली, यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, शैल वी स्टार्ट विद इट? Bonus shares may be defined as issue of shares at no cost to the current shareholders of a company based upon the number of shares that shareholders already owns. Bonus issue means offer of free additional shares to the existing shareholders. Now the question about bonus shares. Does issue of bonus shares increases net worth of the company? Answer is no, because reserves क्या हो जाते हैं? ऊपर जाके बैठते। तो कंपनी में कोई एसेट आ रहा है क्या? नहीं नया। ये शेयर्स इशू करने से कंपनी में कोई एसेट नया आता है क्या? कंपनी की नेटवर्थ मतलब क्या? कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे क्या? नो, इससे कोई नया एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है। हमारे पैसे पहले से प्रॉफिट के नाम से कंपनी में इन्वेस्टेड थे, बराबर है कि नहीं? ये 100 रुपए कहां पे है? बैंक में। मान लो मैंने प्लांट एंड मशीनरी 200 की खरीदी है, तो मेरा बैंक बैलेंस कितने का हो जाता है? 0। तो मेरा प्रॉफिट का पैसा कहां पे अटका हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी में। कैपिटल का पैसा कहां पे अटका हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी में। तो पहले से पैसे अटके ही हुए हैं। अब मैं बस क्या कर रहा हूं, शेयर होल्डर का प्रेशर बहुत सारा है डिविडेंड के चक्कर में, तो शेयर होल्डर को खुश करने के लिए हमने क्या बोला? आपको बोनस शेयर दे देते हैं, ले लो, ले लो, मार्केट में बेचो, पैसे कमाओ, एंजॉय। तो हम आपका ये जो टेम्पररी लाइबिलिटी है, जो हमें इमीडिएट फ्यूचर में पे करना, जरूरी नहीं है कि पे करना है, इट इज नॉट अ ऑब्लिगेशन, बट मोस्टली शेयर होल्डर्स प्रेशर करते हैं थोड़ा बहुत कि चलो अभी प्रॉफिट दिख रहा है, जरा तो डिविडेंड वगैरह बांटो। तो प्रॉफिट को कम करने का एक बेहतर तरीका है, इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, एंड दिस इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। और इसका शेयर होल्डर को भी क्या फायदा है? जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, आप बेचना शुरू करो, आपको भी पैसा मिल जाएगा, यानी दूसरे के पॉकेट से पैसा मिलेगा, ना कि कंपनी से जाएगा। आर यू गेटिंग इट? नए इन्वेस्टर आ जाएंगे ना, आप बेचने वाले ज्यादा हो गए, तो क्या हो जाएंगे? आपके शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अरे बोलो ना दोस्तों। हाँ, नहीं बेचना है, रखो अपने पास, अपनी वर्थ बढ़ती जाएगी। बोनस शेयर्स उन्हीं कंपनियों को झेपता है जो प्रॉफिट में है। हाल ही में मैंने एक शेयर खरीदा था, KEPL नाम का, बताया क्या मैंने? इसको 192 में खरीदा था, ठीक है। लेटर ऑन वो 1200 रुपए में गए, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 1200 में गया, ठीक है। पैसा कितना टाइम से हुआ ये, क्वांटिटी मत पूछो मुझे, ठीक है। 192 में खरीदा था, 1200 पे गया, ठीक है। फिर इन्होंने बोनस शेयर इशू कर दिया, अब ये समथिंग 400 पे ट्रेड हो रहा है। एक शेयर को 3 शेयर दिए, एक शेयर को 3 शेयर दे दिए मुझे, तो अब इसकी क्वांटिटी बहुत हो गई है मेरे पास, और अब ये 400 रुपए में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने रखा है मेरे पास। अच्छी कंपनी है, परफॉर्म कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, बढ़ रहा है शेयर। पता नहीं कल के मार्केट में अभी बहुत सारे शेयर्स नीचे आए, मैंने देखा नहीं लेटेस्ट प्राइस, मैं हर रोज मार्केट नहीं देखता हूँ। जान दो, पैसा वैसे भी गया है ऐसा मान के इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है।
बट बोनस शेयर्स मिले। तो बोनस शेयर्स कोई भी कंपनी इशू कर सकती है क्या? नहीं ना। मतलब मैंने बोला ना, वो कहानी बताई आपको कि शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए कर दो। बेटा प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, क्योंकि बोनस शेयर होता है कहां से इशू? प्रॉफिट से। और सीआरआर कहां से क्रिएट हुआ है? वैसे भी वो फ्री रिजर्व से ही क्रिएट हुआ है। सिर्फ एक अकेला प्रॉफिट है जो बोनस के लिए काम का है, कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट लोग प्रीमियम पे शेयर्स किसके खरीदते हैं? जो अच्छी कंपनी है उसी के खरीदते हैं ना। अभी आपने देखा पेटीएम का शेयर लोगों ने प्रीमियम पे खरीदा, अब क्या हुआ पेटीएम का? लॉस में गया। हमारे एक फैमिली मेंबर है, वो ऐसे मैं कभी कभार शेयर्स की बातें करता रहता हूँ ना घर में वगैरह, तो मेरी बात सुन के उन्होंने पहली बार एप्लीकेशन किया आईपीओ के लिए, पेटीएम का। अभी तक गालियां खाता हूं मैं। मैंने बोला था उनको मत करिएगा करके। वो पेटीएम पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, बड़ी कंपनी। अरे फाइनेंशियल देखो। एनीवे जान दो, मार्केट में नहीं जाना है। मार्केट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया टू डिस्कस, बट कान के लिए वो फील गुड होता है कि हाँ अच्छा सुनने को मिल रहा है, बट उसका हमारे सिलेबस वाइज जीरो फायदा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बोनस शेयर्स। तो पहला सवाल यह है कि बोनस शेयर्स आपके नेटवर्थ को यानी एसेट्स को बढ़ाते हैं क्या? नेटवर्थ यानी नेट एसेट्स, नेट एसेट को बढ़ाते हैं क्या? आंसर इज नो। बिकॉज कोई नया पैसा अपने कंपनी में नहीं आता है, जितना है उतना ही रहता है, बस वो एक एंट्री बदल जाती है, रिजर्व से बैलेंस कैपिटल में जाता है। ये कंपनी के एंगल से देखो। हाँ, क्या बोनस शेयर शेयर होल्डर के नेटवर्थ में इंक्रीज करते हैं? वैसे देखा जाए जब तक वो बेचते नहीं तब तक नो, क्योंकि उन्होंने पहले 1 लाख रुपए में 10,000 शेयर खरीदे थे। अब उसी 1 लाख में इनके पास कितने शेयर है? 20,000। तो एवरेज कॉस्ट पर शेयर घट जाएगा आपका, बट आपके नेटवर्थ में कोई इंक्रीज नहीं। पहले भी 1 लाख के शेयर थे, अब भी। तो मुझे बोनस शेयर्स मिलने पे मेरे पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बेचता हूं। मान लो अभी सभी शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, तो मेरे नेटवर्थ में इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। एनीवे, हाउ डज बोनस इशू बेनिफिट द शेयर होल्डर्स? तो पैसा में नहीं मिलता है, बट शेयर्स मिल जाता है। शेयर्स हम बेच सकते हैं, दे कैन सेल देयर शेयर्स एंड गेट लिक्विडिटी ऑन द सेम। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है। व्हाट इफ द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड्स द ऑथोराइज शेयर कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू? मान लो पहले 1 लाख का ऑथोराइज कैपिटल है, सुनो ना मेरी बात को। 1 लाख का ऑथोराइज कैपिटल है, आपको तो पता ही है ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर हम इशू नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, काम का है। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ता है इस पे। कंपनी ने ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। कंपनी ने ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ, तो दोस्तों 1 लाख का ऑथोराइज कैपिटल, 1 लाख के नए शेयर्स इशू, ऑलरेडी शेयर्स इशूड है। तो क्या कंपनी फर्दर शेयर इशू कर सकती है? नो। बट अभी कंपनी को बोनस इशू करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा के लेना पड़ेगा, आरओसी को कांटेक्ट करके। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोनस शेयर वगैरह इशू करने के लिए बोल दिया जाए, बट अभी बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछे जाते, इसलिए ये बड़ा इशू नहीं है। बट अर्लियर इंटर में बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो क्या होता था, 1 लाख का ऑथोराइज कैपिटल, 1 लाख का ऑलरेडी इशूड है, और कंपनी बोला जाता है कि 50,000 शेयर और इशू कर दिए, तो आपको ऑथोराइज कैपिटल भी 1.5 लाख करना जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? तो रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड एट द टाइम by the company at the general body meeting for increasing the authorized capital। तो authorized capital भी proportionately बढ़ाना जरूरी है। हाँ, बट मान लो मैंने पहले 1 लाख शेयर्स का authorized capital लिया है, मैंने सिर्फ 50,000 शेयर्स इशू किए थे, और अब मैं बोनस में 50,000 शेयर इशू कर रहा हूं, तो मुझे authorized capital बढ़ाना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। विल द इशू ऑफ बोनस हैव इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस? बोलो। यस, इट कैन रिड्यूस द शेयर प्राइस। रीजन मैंने बताया, सबके पास शेयर बढ़ जाता है, तो अभी इंस्टेंट रिएक्शन क्या होना चाहिए? फोकट में शेयर मिलने के बाद चलो बेच के पैसा कमाते हैं, तो मोस्टली यही रिएक्शन होता है। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे जैसे पागल, जो 350 में यस बैंक का शेयर भी खरीदते हैं और आज 10 रुपए में भी मिल रहा है वो, तो उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या सेक्शन 63, ये वही एक दुख है देखो मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन उसको 350 से घटा घटा के मैंने अभी 38 पे लाया है। मतलब और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मर रहा हूँ मैं उसमें, फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, देखता हूँ अभी क्या होता है। 38 पे आया देखो अभी। क्वांटिटी का पूछो मत। हाँ, लेकिन क्या पता, मुझे तो लग रहा है और एक 5-6 लाख रुपए नुकसान में गए ऐसे बोल के उसकी क्वांटिटी और खरीद लूं मैं, और 10-15 रुपए पे वगैरह एवरेज कॉस्ट अगर आ जाता है
तो उसके बाद 1 रुपया बढ़ा तो क्वांटिटी के हिसाब से हर शेयर के लिए कितना बढ़ेगा? मेरे पहचान वाला एक है जिसके पास 3 लाख शेयर है यस बैंक के, तो 1 रुपए से यस बैंक का शेयर बढ़ा तो उसके 3 लाख रुपए बढ़ते हैं। रिस्क भी तो उल्टा है। एनीवे यस बैंक में इन्वेस्ट मत करना, खराब है उसका फ्यूचर। और उसमें भी फंसा क्यों? क्योंकि चीजें बहुत छुपाई गई थी मैनेजमेंट के द्वारा। नहीं तो वैसे मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके इन्वेस्ट, एनालिसिस इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता हूं मैं, बाकी रेशियो वगैरह देखता हूं थोड़े बहुत। तो कंपनी अच्छी है या बुरी वो फाइनेंशियल से थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन फाइनेंशियल ही अगर गलत बनाते हो तो क्या करूं मैं। तो ऐसा हुआ देखो यस बैंक में। एनीवे चलो वो तो डूबे हुए पैसे हैं, जान दो, होता है वो प्रॉफिट मैंने किसी दूसरे में से कमा लिया है, बट दुख होता है ना। सेक्शन 63, so section 63 of the companies act deals with the issue of bonus shares। a company में इशू, देखो बच्चों, कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोनस शेयर इशू करने हैं और कंपलसरी कौन से होने चाहिए? फुल्ली पेड, नहीं तो आप उल्टा स्कीम भी कर सकते हो, पार्टली पेड बोनस इशू करेंगे हम लोग और बाद में बोलेंगे अभी आपका कॉल ड्यू है पैसे दे दो। मतलब 10 रुपए का शेयर 1 रुपए का एलिमेंट बोनस में दे देते हैं और 9 रुपए पेंडिंग रखते हैं। तो हम लिखते समय लिखेंगे डायरेक्टर्स हैज अनाउंस्ड बोनस इशू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each issued at ₹1 right now as a bonus, ₹9 you have to pay, then it is not a bonus issue then। बोनस मतलब पूरा का पूरा फ्री में मिलना चाहिए। फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी इशूड एज अ बोनस शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स कभी बोनस इशू में नहीं दिए जा सकते, कोई लेगा भी नहीं। इनफैक्ट आगे से शेयर होल्डर आके बोलेंगे नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए बोनस, तुम तुम्हारा बोनस रखो, ठीक है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फुल्ली पेड इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है। इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, किसी भी मैनर में इशू करो व्हाटसोएवर आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व मतलब P&L जनरल रिजर्व, बराबर है कि नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी इशू कर सकते हो एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी इशू कर सकते हो। यानी सेक्शन 63 आपको परमिशन दे रहा है ये दो रिजर्व्स यूज करने के लिए। सर सीक्वेंस में तो यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस नहीं है, बस इन्होंने सोर्सेज बताए हैं। हम सीक्वेंस कैसा यूज करेंगे? इसका उल्टा, CRR पहले, सिक्योरिटीज प्रीमियम बाद में, जनरल रिजर्व उसके बाद में, P&L बाद में। इज इट राइट? उसका रीजन मैंने बता दिया है। प्रोवाइडेड दैट नो बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ, यानी रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अलाउड फॉर बोनस इशू। आर यू गेटिंग दिस? रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोनस इशू। क्यों? क्योंकि वो एक पैथेटिक रिजर्व है, मैंने आपको बोला है वो रिजर्व होना ही नहीं चाहिए। मैंने भी एक प्लॉट खरीदा है, 67 लाख में खरीदा था, आज उसकी कीमत 1,20,00,000 तक जाती है। तो क्या मैं करोड़पति बना? बेचने पे बनूंगा ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बेचने पे बनूंगा ना बेटा। 1,20,00,000 मेरे अकाउंट में कब आएंगे? बेचने पे। हाँ मेरा प्लॉट 1,20,00,000 का हुआ इसलिए मैं मर्सिडीज खरीदू क्या 40 लाख के? पैसे कहां से दू? आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इट्स अनरियलाइज प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस वो बीच वाला प्रॉफिट है। देखो बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे एसेट दिखाओगे, एक एक प्रॉफिट क्रिएट करके रखोगे, ऐसा वाला प्रॉफिट से बोनस इशू करना मना है, नॉट अलाउड। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से कभी भी बोनस इशू नहीं करना है। आर यू गेटिंग इट? रीवैल्यूएशन रिजर्व की बात की है, क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन एसेट मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व की बात की है। फ्री रिजर्व मतलब क्या है? मैंने ऑलरेडी बकबक करके रखा है आपके सामने। फ्री रिजर्व मतलब दोज रिजर्व जिससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैंने उसका लिस्ट भी आपको लिख के दिया है पूरा, इसलिए मैं ये सेक्शन नहीं पढ़ रहा हूं। आगे बढ़ू क्या? सेक्शन 63 सबसेक्शन 2, नो कंपनी शैल कैपिटलाइज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस इट इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। ये लीगल प्रोविजंस है। बोनस शेयर ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स होना चाहिए, यानी आपके आर्टिकल्स में प्रोविजन होनी चाहिए कि आप बोनस इशू कर सकते हो। अगर आपके आर्टिकल्स में उसका परमिशन नहीं है तो आप बोनस इशू नहीं कर सकते हो। It has on the recommendation of the board
बीन ऑथोराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो बोनस इशू किससे ऑथोराइज करना है? शेयर होल्डर्स को ही ऑथोराइज करना है। ओके, शेयर होल्डर्स को ही ऑथोराइज करना है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड कन्विंस करेगा शेयर होल्डर्स को कि अभी देखो कैश प्रॉफिट बांटेंगे तो कंपनी दिक्कत में आएगी, इससे अच्छा है तुम्हें पैसा चाहिए ना, ले लो पैसा, हम बोनस इशू करते हैं, आपके प्रॉफिट्स कैपिटलाइज करते हैं, प्रॉफिट्स भी जीरो हो जाएंगे, अगली बार डिविडेंड भी मांगोगे नहीं आप लोग, और नए प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा जाएगा, फ्यूचर का फ्यूचर में देखते हैं, अभी आप बोनस इशू ले लो। शेयर होल्डर्स पॉकेट में कुछ मिल रहा है तो ना बोलेंगे क्या? मैंने तो कभी ना नहीं बोला बोनस इशू के लिए, जब जब मिलता है रिसीव करके चुप बैठता हूँ। इनफैक्ट मुझे कोई पूछता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास मेजोरिटी स्टेक नहीं है। अगर मेजोरिटी स्टेक होता तो मैं भी मीटिंग में जाके बैठता, बोनस इशू चाहिए कि नहीं चाहिए अप्रूव करता। एनीवे, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड, हाँ चलो फटाफट खत्म करता हूं। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट डेब्ट सिक्योरिटीज। मान लो कंपनी ने डिबेंचर इशू करके रखा है, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पे नहीं करते हो और यहाँ पे बोनस इशू कर रहे हो, अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार का रीपेमेंट में डिफॉल्ट अगर किया है कंपनी ने तो बोनस इशू करने से आपको मना है, आप बोनस इशू नहीं कर सकते हो, सेक्शन 63 सब सेक्शन 2। बट ये सारी प्रोविजंस नहीं आएंगी आपके सिलेबस में, बट मॉड्यूल में ये सब है, तो कितना इसको इंपॉर्टेंस देना है आप लोग देख लो। आपको अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ना कि लॉ के क्वेश्चंस। एंड अभी तो आप फाउंडेशन में हो, आपको कंपनी लॉ में ये है भी नहीं, तो क्यों पूछेंगे लॉ वाला क्वेश्चन? ऐसा पूछेंगे क्या, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये सब लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? एंड सर पूछा तो छोड़ के आएंगे। देखो ये डेयरिंग भी होना चाहिए। कहाँ पे वो 2-3 मार्क के लिए आप इतनी मेहनत, पूरा पुस्तक रट्टा मारोगे? नॉट पॉसिबल। जरा दिमाग लगाओ, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन करो, उससे अच्छा है, उससे अच्छा है कि 4-5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। एक आध रिस्क ले लो, एक तो 100% गारंटी है कि नहीं आएगा, एंड अगर मान लो अपना नसीब ही इतना अच्छा है कि एक आध क्वेश्चन आया तो समझ लेना कि उसको छोड़ के भी हम पास हो सकते हैं। तो 3-4 मार्क के लिए कृपया करके पूरा बुक रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कितना समय गवाओगे? चलो आगे बढ़ता हूँ। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। बोनस इशू करना है, किसी भी प्रकार का स्टैट्यूटरी ड्यू मतलब गवर्नमेंट का पैसा दिया नहीं है, एम्प्लॉयज के कोई पैसे दिया नहीं है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, एम्प्लॉय का बोनस, ऐसे कुछ भी ड्यूज नहीं होने चाहिए, डिफॉल्ट किसी में नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल है, आप मालिक लोगों को बोनस इशू कर रहे हो और यहाँ पे आउटसाइडर लोगों के पैसे पेंडिंग रख रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। तो सेक्शन 63 क्या बोलता है कि ये सब बाजू क्लियर है तो ही आप बोनस इशू करने के लिए रेडी हो। अरे बोलो, द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। तो पार्टली पेड अप अगर है और अगर आपको बोनस इशू करना है तो पहले पार्टली पेड अप को क्या करना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, देन ओनली। नहीं नहीं नहीं, ये सीन क्या है? द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। ऐसा भी बोनस इशू किया जा सकता है। कैसे? देखो 10 रुपए का शेयर है, आज तक हमने 8 रुपए का ही कॉल किया है, अभी शेयर होल्डर से और कितने कॉल करने बाकी है? 2 रुपए। तो क्या ये पार्टली पेड अप शेयर है? पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली पेड अप है। तो ये 2 रुपए हम लोग उनके पास से नहीं मांगेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे कि आपका रिजर्व हम आपको 2 रुपए में कन्वर्ट करके कैपिटल में कन्वर्ट करके देंगे। इसको भी बोनस इशू ही बोला जाता है। यानी पार्टली पेड अप एग्जिस्टिंग शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड बाय बोनस इशू इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो एंट्री क्या करेंगे? वही एंट्री, रिजर्व्स डेबिट करेंगे, कैपिटल क्रेडिट करेंगे, बट 2 रुपए से पर शेयर। ऐसे 1 लाख शेयर है तो 2 लाख रुपए से करेंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ, लेकिन उसके बाद हम फिर से कॉल नहीं करेंगे फिर शेयर होल्डर के पास से। यानी ये पार्टली पेड अप शेयर्स आप फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हो बाय वे ऑफ बोनस इशू। द बोनस शेयर शैल नॉट बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। मतलब क्या? मान लो कंपनी ने पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कंपनी को बाद में पता चला कि अब हमें किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ डिविडेंड अब डिक्लेयर किए तो देना पड़ता है। वंस इट इज डिक्लेयर्ड, इट इज नॉट लाइक आवर लाइफ कि हमने एक हाथ बात बोली और उसको कंप्लीट ही नहीं किया। कंपनी ने एक बार डिविडेंड बोला, डिक्लेयर किया, दूंगा करके बोला, डिक्लेयर कर दिया, रिजोल्यूशन वगैरह पास हो गया, तो कंपनी को किसी भी हालत में डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है, लॉज में लिखा हुआ है। तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब चलो डिविडेंड नहीं दे सकते तो इसके बदले हम आपको बोनस शेयर देते हैं। तो इन ल्यू ऑफ डिविडेंड कभी भी बोनस शेयर्स नहीं दिए जा सकते। इज इट क्लियर टू यू? अरे बोलो ना बच्चों।
एक काम करते हैं, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और कुछ प्रोविजंस है यहाँ पे, बट मैं बोलता हूँ चलो प्रोविजंस वगैरह जाने दो, एंट्रीज देखो। अपॉन सैंक्शन ऑफ एन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, एंट्री क्या होगी? सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू बोनस इशू। ये चारों के चारों हर एंट्री में डेबिट नहीं करने हैं, जितना चाहिए उतना। और उसमें दूसरी एक चीज है, देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। एक नंबर क्या है ये? एज पर सेबी रेगुलेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी रियलाइज्ड इन कैश। कंपलसरी सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में आना जरूरी है। तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है, आपके क्वेश्चन में सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो कैश में रियलाइज हुआ है, उसका पूरा उपयोग करेंगे बोनस इशू के लिए। आपके क्वेश्चन में लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, तो क्वेश्चन ही क्लियर कट बोल रहा है कि कलेक्टेड इन कैश है तो बोनस इशू के लिए यूज करना ही है। आपके क्वेश्चन में लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट कलेक्टेड इन कैश, तो वो हम बोनस इशू के लिए नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सेबी रेगुलेशन बोलता है कि इट शुड बी कलेक्टेड इन कैश। बट सेबी के रेगुलेशन किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को। कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या उनको सेबी रेगुलेशन एप्लीकेबल है? नो। तो दे कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम एनी टाइम वेदर इट इज कलेक्टेड इन कैश, इट इज नॉट कलेक्टेड इन कैश। सर हाउ इट इज पॉसिबल कि सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट कलेक्टेड इन कैश? वो तो कैश में आएगा ही ना, क्योंकि शेयर इशू करते समय ही हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम देते हैं। बेटा प्रोजेक्टर खरीदा था, याद है क्या? जिनको हमने क्या कर दिया, शेयर्स इशू कर दिए प्रोजेक्टर के 1 लाख रुपए के बदले, एंड शेयर का इशू प्राइस कितना पकड़ा? 20 रुपए। 10 का फेस वैल्यू था, 20 रुपए इशू प्राइस पकड़ा। तो हमें कंपलसरी एंट्री क्या करनी पड़ती है? प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए तक, एंड बचा हुआ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आया है वो कौन से माध्यम से आया है? प्रोजेक्टर के माध्यम से आया है। तो ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में कलेक्ट है, ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कलेक्टेड इन कैश, बट इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन that securities premium is not collected in cash and your company is a listed company, then don't use securities premium. In that case हम डायरेक्टली CRR से कहां पे जंप करेंगे? जनरल रिजर्व पे जंप करेंगे। तो ब्रैकेट में लिख के दिया कलेक्टेड इन कैश, टेंशन नहीं है, यूज कर सकते हैं। बट ब्रैकेट में लिख के दिया नॉट कलेक्टेड इन कैश, तो आपको हिंट मिल जाएगा कि इन्होंने नॉट कलेक्टेड इन कैश लिखा है, मतलब इसको यूज नहीं करना है। बट और एक चेक क्या करना है हमें कि वो कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी है तो कुछ भी हो, मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करके ही रहूंगा, क्योंकि सेक्शन 52 अलाउ करता है ना हमें। अरे बोलो ना। ये पूरा नोट लिख के दिया, देखो मैंने आपको डायरेक्टली ये पॉइंट से भी शुरुआत की ना बोनस इशू की, तो भी चलेगा। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके? अरे बोलो ना बच्चों। हाँ, और उसके बाद एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी बोनस इशू बोलते हैं। सेम एंट्री, जनरल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट। लेकिन दोस्तों देखो, इसमें इन्होंने कौन सा अकाउंट यूज नहीं किया? सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सीआरआर यूज नहीं किया, तो वो सिर्फ फुल्ली पेड अप के लिए यूज करना है। पार्टली पेड अप का कन्वर्जन फुल्ली पेड अप में कर रहे हो, यानी जो 2 रुपए वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, 8 रुपए आपने भरे हैं कैश में, 2 रुपए आपका कॉल करना पेंडिंग है। हमने ही खुश होके क्या बोला कि आपके प्रॉफिट्स में से ही वो एडजस्ट करते हैं, टेंशन मत लो। तो 2 रुपए वाला बस बोनस एलिमेंट है, तो 2 रुपए कंपलसरी कहां से यूज करना है? जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल से। यहां पे लिख के रखो, डोंट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सीआरआर फॉर दिस टाइप ऑफ बोनस इशू। डोंट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सीआरआर फॉर दिस टाइप ऑफ बोनस इशू। आर यू गेटिंग दिस? बाकी एंट्रीज सेम है। फाइनल कॉल किया ऐसा दिखाएंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एंड बाद में बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इज इट राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 1।
हाँ, एक काम करो, अपने नोट्स में लिखो बोनस रेशियो। एग्जाम्पल 3:1। तो इसमें राइट हैंड साइड को जो नंबर लिखा जाता है ना, दिस इज ऑलवेज दिस इज ऑलवेज अ ओरिजिनल होल्डिंग। दोस्तों एक स्टैंडर्ड टर्म है बोनस इशू राइट इशू में। 3:1 अगर लिखा तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, एक को तीन या तीन को एक। तो हमेशा राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा होता है, आपका राइट हैंड साइड ही है ना, देखो जरा, हमेशा राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो ओरिजिनल होल्डिंग मानना है। तो बोलो एक को तीन दिए, तो मान लो 5:4 है, तो क्या बोलोगे, चार शेयर जिसके पास है उसको 5 शेयर देंगे। बट अगर वही 4:5 लिखा है तो जिसके पास 5 शेयर है उसको 4 बोनस में मिलेंगे। क्लियर है क्या? तो ये एक्सचेंज रेशियो डायरेक्टर्स बता देते हैं, तो ये एक चीज ध्यान में रखने लायक है। चलो क्वेश्चन पढ़ू मैं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, देखो ऐसा मेंशन किया जाता है लिस्टेड कंपनी, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में कलेक्टेड है तो ही हम लोग इसको यूज करेंगे, अदरवाइज ये देखो यहाँ पे लिखा भी है सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, तो दिक्कत नहीं है हमें। इज इट राइट? एज ऑन 31st March 22, एज ऑन 31st March 22 बैलेंस शीट दिया ही है। शेयर्स ऑलरेडी 40,000 इशूड है, देखो 4 लाख का कैपिटल है, सीआरआर में बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है, जनरल रिजर्व में बैलेंस है, एंड ये सरप्लस मतलब क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है, इनडायरेक्टली सरप्लस लिखते हैं करके। The company decided to issue equity shareholders bonus shares at the rate of 1 share for every 4 shares। एक शेयर इशू करेंगे फॉर एवरी 4 शेयर्स। तो आप ही बता दो, जिसके पास 4 है उसको एक, सिंपल है, जिसके पास 4 शेयर है उनको एक शेयर। हमारे टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं? 40,000, तो बोनस शेयर्स कितने के होंगे? 10,000। अरे जिसके पास 4 शेयर है उसको एक शेयर देंगे। हमारे कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 40,000, तो कितने बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे? 10,000। ये ऐसा लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है कि नहीं? ये समझा सबको? हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा आपको। तो 10,000 बोनस शेयर हम दे रहे हैं, या 1,60,000 देंगे? 40,000 इंटू 4, तो उसका मतलब क्या हुआ? एक को 4 दिए, जिसके पास एक शेयर है उसको 4 शेयर दिए, ऐसा हुआ। इन्होंने क्या बोला है? जिसके पास एक शेयर, सॉरी बोनस शेयर देंगे हम एक फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, यानी रेशियो कैसा है? 1:4। तो 4 ओरिजिनल होल्डिंग है, जिसके पास 4 है उसको एक शेयर मिलेगा। उल्टा भी हो सकता है अगले क्वेश्चन में, जिसके पास एक शेयर है उसको 4 भी दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी समझा ना, आपको 10,000 शेयर देने, और आपका शेयर है कितने रुपए का? है कितने रुपए का? तो 10,000 शेयर इंटू 10 यानी 1 लाख का नया कैपिटल रेज करना है। मतलब 1 लाख तक के रिजर्व हमें कम करने हैं और इक्विटी कैपिटल क्रेडिट करना है। तो बोलो 1 लाख तक हमें रिजर्व कम करना है, सबसे पहला रिजर्व कौन सा यूज करोगे? सीआरआर 55,000 है देखो अपने पास, तो बचा हुआ 45,000 कहां से लेना पड़ेगा? अगले रिजर्व से। अगला कौन सा है? कलेक्टेड इन कैश है क्या? लिस्टेड कंपनी है इसलिए देख रहा हूं, सेबी रिक्वायरमेंट। तो इसमें से 30 आया, तो अब बचा कितना? 15 कहां से लूंगा? तो सर उसके बाद जनरल रिजर्व में भी बैलेंस रह रहा है, पीएनएल में भी बैलेंस रह रहा है, रहने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप एंट्री पास करो, खत्म कर दो, है कि नहीं सुजन? चलो लिखो जर्नल एंट्रीज। आसान है कि नहीं बच्चों? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं।
ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस राइट। तो एंट्रीज कैसे करनी है देखो, बाकी कुछ कैलकुलेशन, लेकिन मैंने कैलकुलेशन भी करके देखा ना 1 लाख रुपए। तो आप चाहिए तो ये वर्किंग नोट पहले लिख सकते हो। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन। स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, क्योंकि वो नंबर पहले होना चाहिए ना अपने पास एंट्री पास करने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे, ड्रॉ, फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया क्या? हाँ तो फॉर्मेट के लिए जगह छोड़ो और अगले लाइन पे नोट लिखो। कितनी लाइन चाहिए? 4, 5, 8 लाइन छोड़ दो। 8 लाइन जर्नल के लिए छोड़ दो और अगले लाइन पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। क्योंकि मुझे 1 लाख नंबर जब तक नहीं मिलता तब तक एंट्री नहीं पास कर सकता ना मैं। हाँ तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 40,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। सर ये ऐसा कैलकुलेशन क्यों किया? साइड में लिख के रखो, जिस ओरिजिनल, अगर मेरे पास 4 शेयर है तो बोनस में मुझे कितना मिलेगा? 1। ओरिजिनल अगर 40,000 शेयर्स है तो बोनस में कितने मिलेंगे? 40,000 इंटू 1/4 बराबर 6। ये लिखना है, ये राइट साइड में मार्जिन में कहीं पे लिख के रखना। जिसके पास ओरिजिनल 4 शेयर्स है उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। जिसके पास 40,000 बोनस ओरिजिनल शेयर्स है उसको 10,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे। बोलो ना रे बच्चों। हो गया क्या? चलो एंट्रीज लिखो ना अभी। तो 1 लाख का बोनस इशू करना है, यानी 1 लाख का नया कैपिटल रेज करना है बाय फ्रॉम रिजर्व्स। तो रिजर्व सीक्वेंस में डेबिट करो। सभी बच्चों को सीक्वेंस समझ में आया ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है आपको।
सेकेंड क्वेश्चन कर दिया? क्या है सेकेंड क्वेश्चन? पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. ए लिमिटेड, कंपनी विथ अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 5 लाख, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. समझ में आया? 50,000 शेयर 10 रुपए के हैं, 5 लाख का कैपिटल है, जिसपे 7.5 रुपए का कॉल कर दिया गया है. बचा कितना? 2 रुपए 50 पैसे. इज इट राइट? A bonus of 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up. दोस्तों अभी देखो 50,000 शेयर्स का 2 रुपए 50 पैसे आना बाकी है, तो 1,25,000 रुपए आने चाहिए कॉल करने के बाद. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही है ना बात? बट हम इनके पास से कॉल नहीं करेंगे, इनको बोलेंगे कि ये पैसा आ गया ऐसा मानते हैं, बट आपका प्रॉफिट कैपिटलाइज कर देते हैं. चलेगा ना? इसको भी एक प्रकार का बोनस इशू बोलते हैं, लेकिन ये कंपलसरी कहां से होना चाहिए? जनरल रिजर्व से एंड पीएनएल से ही होना चाहिए. ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से, सीआरआर से नहीं चलेगा. इज इट राइट? सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सीआरआर सिर्फ फुल्ली पेड अप के लिए ही यूज करना है. आर यू गेटिंग दिस? फाइन. तो दोस्तों एंट्रीज कैसे करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है. यहाँ पे आपने क्या एंट्री मारी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड लेटर ऑन कॉल किया क्या शेयर का? हाँ, वो इंपॉर्टेंट था. तो यहां पे देखो, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स पहली एंट्री. उसके बाद फाइनल कॉल करो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करो. डू यू गेट इट? हाँ, तो अब जरा अकाउंट्स के बारे में सोचो. जनरल रिजर्व तो कम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. जो कम हुआ बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे. बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, बराबर है कि नहीं? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, और इक्विटी कैपिटल तो क्रेडिट होना ही चाहिए. तो ये बदलना नहीं है, ये भी नहीं बदलना है, बट ये दो अकाउंट अभी खाली पीली डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहे हैं. आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो अब हम ये कॉल मनी मिलने की एंट्री जनरली क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट करते थे. बट अब यही कॉल हमें मिलने की एंट्री क्या करनी है? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. यानी तीनों को कंबाइन करता हूं तो क्या एंट्री हो जाती है? जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. देख लो, देखो बोनस टू शेयर होल्डर यहां पे क्रेडिट हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट, जीरो हो गया. मतलब शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट. मतलब ये भी जीरो हो गया. तो बचा क्या? जनरल रिजर्व एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. तो चाहिए तो आप वहां पे शॉर्टकट एंट्री लिख के रख सकते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नेट इंपैक्ट ऑफ दिस. घुमा फिरा के एंट्री कर दी जा रही है. बस मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूं, पहले कॉल करो, लेकिन कॉल का पैसा बैंक में नहीं मिलेगा, इस बार बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट से लेना पड़ेगा. तो कोई बोलेगा कि सर मैं पहली एंट्री ये करता हूं, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दूसरी एंट्री करता हूं जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. चलेगा क्या? चलेगा ना. क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली जनरल रिजर्व कम होगा, इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा. इज इट राइट? but try to match with the institute's solution. is it clear to you all? चलो, और दूसरा केस तो एकदम आसान है ना, ये रेगुलर बोनस इशू है. A limited company having fully paid up capital of 50 lakh consisting of equity shares of rupees 10 each, general reserve of 9 lakh. It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus shares. कितना आसान क्वेश्चन है. तो 5 लाख रुपए की एंट्री होगी, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी कैपिटल. इज इट राइट? चलो, तीसरा क्वेश्चन. ये रही बैलेंस शीट. तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? 12% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए के. एफ नहीं है, वो रुपीज है, रुपीज कर दो वहां पे. रुपीज 10 each, रुपीज 10 each. ये ऑथोराइज कैपिटल वैसे भी बस पढ़ के इग्नोर कर दो. इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल 8,000 शेयर्स इशू किए हैं और 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, रुपीज 8 पेड अप है. जनरल रिजर्व में बैलेंस है, रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में कलेक्टेड है तो दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है. सिक्योर्ड लोन्स 12% डिबेंचर है 700 रुपए ईच. 700 रुपए ईच.
₹100 ईच कर दो इसको। खैर उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। On 1st April 2022, company made a final call of ₹2 each on 90,000 equity shares. मतलब ₹2 का कॉल कर दिया तो क्या हो जाएगा, शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। The call money was received on 20th April 22. Thereafter, company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. Show the necessary entries in the books of the company. और मुझे वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने का क्वेश्चन है कि नहीं है वो देखना है बस। एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू एज्यूमिंग कंपनी हैज पास। तो बैलेंस शीट बनाया है क्या इन्होंने? हाँ बनाया है, लेकिन मैंने बोला था ना सिर्फ किसके लिए, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल के प्रेजेंटेशन के लिए। अब रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस उठ के कहाँ पे आके बैठेगा, शेयर कैपिटल में। बैलेंस शीट हम बाद में डिस्कस करते हैं, जर्नल एंट्रीज तो आप कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पहली कौन सी एंट्री मारोगे, कॉल करने की, फिर कॉल रिसीव करो, फिर बोनस इशू करो। चलो करो, बैलेंस शीट बाद में डिस्कस करते हैं। इजी है ना चैप्टर, मैंने बोला था, वैसे तो खत्म ही है ये, राइट इशू बाकी है। चलो हो गया।
देखो पहली एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 90,000 शेयर्स इंटू ₹2, बराबर है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर वो पैसे मिलेंगे आपको, ये बोनस में नहीं दिया है, ये ₹2 किसी ने बोनस में लिया क्या? नहीं ना, ये पैसा मिला आपको, तो हमने रेगुलर कॉल किया, बैंक में पैसे जमा हो गए, तो अब आपका कैपिटल क्या हो गया है? फुल्ली पेड अप हो चुका है। कितने शेयर्स है? 90,000 शेयर्स है। आप 4 शेयर्स को 1 शेयर देना चाहते हो, तो 90,000 को कितने बोनस शेयर्स दोगे? 90,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 22,500 बोनस शेयर्स ऑफ ₹10 इच, तो 2,25,000 का प्रॉफिट कैपिटलाइज करना है हमें। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस बार सीआरआर नहीं है देखो क्वेश्चन में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन रिवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे क्या? नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी नहीं लेना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर आएगा जनरल रिजर्व, एंड फिर उसके बाद बचा हुआ बैलेंस पी एंड एल से लेंगे। क्या सभी बच्चों ने ये एंट्री सही कर दी? एंड उसके बाद शेयर कैपिटल। सही है क्या? अब सारा इंपैक्ट मोस्टली किसके ऊपर हुआ है? रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल पे, बराबर है ना? तो बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखो, ये बैलेंस शीट ऑलरेडी है, यही बैलेंस शीट हमें रिपीट करना है, बस शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में। अब आप मुझे बताइए, पहले आपके कितने शेयर्स थे? 90,000। सुनो ना, पहले कितने शेयर्स थे? और अभी अपने बोनस में कितने इशू कर दिए? 22,500। तो 90,000 प्लस 22,500, तो 1,12,500 शेयर्स हो गए। और आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना है? ये इसी के लिए उन्होंने बैलेंस शीट का पूछा है। ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा के लेंगे, कितना करेंगे? 1,12,500 करेंगे। उसका प्रोसीजर वगैरह हमने कर दिया, ऐसा मान के डायरेक्टली ऑथोराइज कैपिटल अब कितना लिखना है? 1,12,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बराबर है क्या? तो सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो सिंपल है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें पहला नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, पहले फॉर्मेट लिखो। चलो, ये नंबर्स मत लिखना, पहले ये फॉर्मेट बनाओ, नंबर्स मत लिखना प्लीज, नंबर्स बाद में लिखेंगे। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 30th अप्रैल 2022 आफ्टर बोनस इशू। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ये अमाउंट मत लिखना प्लीज। ठीक है, लिखा आपने पूरा फॉर्मेट? लिखो, अमाउंट मत लिखना, सिर्फ नोट नंबर लिखना। और एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? ओनली लाइबिलिटी साइड दे हैव शोन हियर, एक्सट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट।
चलो लिख दिया फॉर्मेट, आगे बढ़ता है। अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। चलो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट अब अपने सामने रखो। पहला इंफॉर्मेशन हमें शेयर कैपिटल के बारे में देना है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल की जानकारी सुनो। यहां पे ध्यान दो 2 मिनट के लिए, बाद में कॉपी कर लेना। ये ऑथोराइज कैपिटल एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमें इसमें कितने बढ़ाने हैं, 12,500, या फिर आप 22,500 भी बढ़ा सकते हो। इन्होंने क्या किया है, 12,500 ही बढ़ाया। ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाना है तो मैं 50,000 से भी बढ़ा सकता हूं ना। तो मैंने जितने नए बोनस इशू किए वो पूरे के पूरे मैं ऑथोराइज में बढ़ा सकता हूं, कीपिंग सम मार्जिन। बराबर है ना, नहीं तो जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट उतना ही बढ़ा दो। इन्होंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाया है, तो ऑथोराइज कैपिटल क्या लिखेंगे, 10,000 शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each एंड 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। इज इट राइट? ऑथोराइज कैपिटल कभी भी टोटल में नहीं आता है, आपको बताया है मैंने ये। इज इट राइट? देन उसके बाद issued, subscribed, called up, paid up. How many shares were there already? 8,000। इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज कॉपी करना है। अब ये 90,000 शेयर्स पहले 10 रुपए 8 पेड अप थे, अब कितना लिखेंगे, 10 रुपए पेड अप लिखेंगे। तो अब कोई अनपेड सॉरी अनकॉल्ड कैपिटल है ही नहीं, तो 90,000 इंटू 10 कितना, 9 लाख का कैपिटल, प्लस बोनस इशू कितने इशू किए आपने, 22,500 ना। तो 90,000 प्लस 22,500, कुल मिला के आपके शेयर्स कितने हो गए, 1,12,500। तो 1,12,500 शेयर्स ऑफ ₹10 इच। तो कैपिटल भी आपका कितना हो जाएगा, 11,25,000। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, शेड्यूल 3 के अनुसार अगर आप बोनस इशू से कुछ शेयर्स इशू करते हो तो आपको नोट लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो ऐसा बस लिखना है कि इस 1,12,500 में से आउट ऑफ अबाउ 22,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each were issued by way of बोनस इशू। चलो ये कंप्लीट करोगे, लिखो ऑथोराइज कैपिटल, लिखो नोट्स टू अकाउंट्स बराबर बैलेंस शीट के नीचे, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ही बनाया है मैंने। बाकी वो एसेट लाइबिलिटीज बाकी के दिखाए हैं क्या बैलेंस शीट में, नहीं ना। और मुझे लगता है ये गलती से रह गया, मुझे नहीं लगता कि बैलेंस शीट पूछेंगे, बट फिर भी चलो, ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की बातें हमने ऑलरेडी करी थी। हो गया। फिर उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप। ये प्रेफरेंस शेयर में नो चेंज। ये 1,12,500 कैसे आया, मैं चाहिए तो आप लिख सकते हो 90,000 प्लस 22,500, और वो पूरे के पूरे 10 रुपए के पेड अप, तो 11,25,000। बस वो नोट भी लिखना जरूरी है। और रिजर्व्स में क्या क्या चेंजेस हुए वो अभी लिखा दिखते हैं, देखते हैं।
12,05,000 हो गया। ये 12,05,000 का टोटल कहाँ पे लिखना है? आपने उसी में कंटिन्यू किया ना, शेयर कैपिटल के शेड्यूल में, या कोई दूसरा शेड्यूल बनाया फिर से? नहीं ना, उसी में कंटिन्यू करना है, ठीक है। और गलती से ऑथोराइज कैपिटल भी टोटल में मत लेना। ऑथोराइज कैपिटल इज नेवर अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, इट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इसी को कंटिन्यू करना है। इसके अगली लाइन पे हमें लिखना था कौन सा? इशूड कैपिटल, ओके। और ऑथोराइज कैपिटल की ये जो 13,25,000 की टोटल है, ये हमारे बैलेंस शीट में कहीं पे नहीं दिखती। इट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बस इसको दिखाना है, क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल हम इशू नहीं करते, याद रखना। ये इशूड कैपिटल की टोटल जाएगी, कितना है? 12,05,000। ये 12,05,000 कहां पे जाएगा? यहाँ पे। डू यू गेट दिस माय फ्रेंड्स? 12,05,000 लिखा अपने बैलेंस शीट में। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अपने पास पुरानी वाली बैलेंस शीट है, देखो। अब ये शेड्यूल, शेयर कैपिटल का शेड्यूल हो गया। दूसरा कौन सा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप ही बता दो क्या क्या चेंजेस हुए। जनरल रिजर्व पहले 160 हुआ करता था, अब 0 हो गया। अरे श्योर, सबका सब यूज किया आपने। रिवैल्यूएशन रिजर्व सेम रहेगा, नो चेंज। सिक्योरिटीज प्रीमियम 0 हो गया। एंड पी एंड एल 2,5 में से थोड़ा सा जाएगा, कितना बैलेंस रहेगा? 1,60,000। अब देखो यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेजेंटेशन ऐसे करना है, ये सेम रहेगा, ये 0, ये 0, और ये 1,60,000। करो, टोटल करो 195। एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या लिखोगे? सुनो ना, अगला शेड्यूल कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। उसमें क्या लिखोगे? सिक्योर्ड लोन 12% डिबेंचर्स, एज इट इज, ओके। 5 लाख, वो 500 रुपए है या 100 रुपए है? मैंने बोला ना, गलती से टाइप हुआ होगा। 700, मेक इट 100 रुपीज। मोस्टली डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होता है? 100 होता है, वो गलती से टाइप हुआ है 700। तो वो बस अगले लाइन पे लिख देना। सो करोगे क्या कंप्लीट? करो। रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
डन। चलो यहाँ पे रुकते हैं, रिमेनिंग वी विल कंप्लीट डे आफ्टर टुमारो। टुमारो नो क्लासेस, ठीक है, बट डे आफ्टर टुमारो योर क्लास विल बी अप टू 4:45, ठीक है, 4:45 तक रहेगा कंटिन्यूअस लेक्चर। एंड अगर समझ लो किसी दूसरा लेक्चर अगर नहीं है कोई आगे, तो आई विल बी कंटिन्यूइंग इट विथ अप टू 5:50 5:30 तक, तो बट 4:45 पकड़ के चलना, ठीक है। एक्चुअली कल ले सकता हूँ, बट वैसे भी कल के लिए आप आओगे 2-3 घंटे ही होगा, तो इससे अच्छा है कि मंडे के दिन ही लेता हूँ, ठीक है। मंडे के दिन ये खत्म हो ही जाएगा, लेकिन एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, कौन सा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चलो बाय।